नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एकेडमी ऑफ स्वामी ब्रह्मानंद जी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम जनरल एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम करने की कोशिश करेंगे और आपको उनके विषय में गहराई से बताने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को कहते हैं। पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षेत्र आय व्यय कहते हैं, या फिर आंशिक आय व्यय कहते हैं, या फिर प्रक्षेत्र योजना कहते हैं, या फिर पूर्व अभियुक्ति कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें से देखते हैं कि पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करना प्रक्षेत्र आय व्यय फार्म बजटिंग कहलाता है। याद रखिएगा कि फार्म बजटिंग किसे कहते हैं। पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करना प्रक्षेत्र आय व्यय फार्म बजटिंग कहलाता है। पूर्व में मतलब कोई भी एक तरीके से खेत है, खेत में हम फार्म लगाना चाहते हैं, और कोई भी फार्म है, फार्म के पूर्व मतलब खेती करने से पूर्व जो बजट बनाया जाता है वो बजटिंग कहलाता है। याद रखिएगा, फार्म में प्रक्षेत्र पर होने वाले सभी आय व्यय के ब्यौरे की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। यह याद रखिएगा, जो भी उसमें जो भी खर्च आता है और कितना पूरा ब्यौरा उसमें आय व्यय में रखा जाता है, याद रखिएगा वो फार्म बजटिंग होती है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन योजना जीवनी चक्र का घटक नहीं है? तो ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है परिकल्पना, बी तैयारी, मूल्य निर्धारण, या फिर डी जानकारी। तो इनमें से आंसर जो होगा आपका ए नंबर परिकल्पना, ये आपका आंसर सही राइट हो जाएगा। देखते हैं, परिकल्पना योजना जीवनी चक्र यानी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का घटक नहीं है। तैयारी, मूल्य निर्धारण, जानकारी योजना के घटक हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। तैयारी, मूल्य निर्धारण, जानकारी योजना के घटक हैं, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि सहकारी साख संगठन में दीर्घकालीन ऋण की प्रणाली है। 2 स्तरीय प्रणाली, त्रिस्तरीय प्रणाली, 4 स्तरीय प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सहकारी साख संगठन 2 प्रकार की होती हैं। याद रखिएगा, जो सहकारी साख संगठन होती हैं वो 2 टाइप्स होती हैं। पहला हो गया आपका, पहले में सहकारी साख समितियां वे समितियां होती हैं जो अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करती हैं। ये 3 पंक्तिबद्ध प्रणाली 3 टायर सिस्टम कहलाती हैं। ये याद रखिएगा, 3 टायर सिस्टम। इनमें से कौन कौन से आ जाएंगे आपका? इनमें से आ जाएंगे आपका राज्य सहकारी, जिला सहकारी और ग्राम स्तर कृषि सहकारी साख समिति। और दूसरा जो होता है वो होता है कि सहकारी भूमि विकास बैंक देश में दीर्घकालीन ऋण देने के लिए भूमि बंधक बैंकों की स्थापना की गई है। इनके संगठन का ढांचा स्तरीय होता है। राज्य स्तर कोसी केंद्रीय सहकारी ग्रामीण भूमि विकास बैंक तथा जिला स्तर या तहसील स्तर पर प्राथमिक सहकारी ग्रामीण भूमि का विकास है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है, कानपुर में है, जयपुर में है, या जबलपुर में है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, कानपुर में। तो इसके बारे में देखते हैं। तो भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर उत्तर प्रदेश में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और जो है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर राजस्थान में। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेत्र योजना के भौतिक रूप में वित्तीय संबंध प्रकट करने को कहते हैं। प्रक्षेत्र योजना या प्रक्षेत्र आय व्यय या प्रक्षेत्र आंशिक आय व्यय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसका ऑप्शन बी नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये इसके बारे में देखते हैं। प्रक्षेत्र योजना के भौतिक रूप में वित्तीय संकट संबंध प्रकट करने को प्रक्षेत्र आय व्यय फार्म बजटिंग कहलाता है। बजटिंग के लिए एक संतुलन पत्र तैयार किया जाता है।
जिसमें प्रक्षेत्र की सभी देनदारी तथा परिसंपत्ति का विवरण दिया जाता है। याद रखिएगा, आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। और प्रक्षेत्र नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, तरीका है, प्रणाली है जिसके द्वारा किसान यह निर्णय करता है कि अपनी फार्म पर कौन कौन सी फसलें किस किस मात्रा में कौन कौन व्यवसाय किस तरीके से उत्पन्न करें। फार्म भवन, यंत्र, श्रम इत्यादि से संबंधित निर्णय लेना प्रक्षेत्र नियोजन कहलाता है, यानी प्लानिंग, प्रक्षेत्र प्लानिंग कहलाती है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत शाखा नहीं है। संस्थागत शाखा नहीं है, सहकारी या वाणिज्यिक या सरकार या व्यापारिक। इनमें से जो व्यापार है, इनमें से इसका राइट ऑप्शन व्यापार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। संस्थागत वित्त अथवा साख के स्रोत, इनमें से इसके अंतर्गत सरकार, सहकारी समिति, व्यापारिक बैंक एवं सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को सम्मिलित करते हैं। गैर संस्थागत साख स्रोत, इस प्रणाली में उस साख को सम्मिलित किया जाता है जो महाजन, साहूकार, व्यापार, अड़तिया, जमींदार व सहसंबंधी व अन्य साधनों से प्राप्त की जाती है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र केवीके की स्थापना कहाँ पर हुई थी। ये हम सबको मालूम है, पांडुचेरी में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ पर हुई थी, पांडुचेरी में। याद रखिएगा आप लोग। चलिए थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केंद्रों की स्थापना के लिए 1973 में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है जो केवीके की स्थापना हुई थी वो किस समिति के द्वारा हुई थी, तो याद रखिएगा डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति, यानी मोहन सिंह मेहता समिति की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी। तो इस समिति ने 1984 में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना हुई, गठन और प्रबंध के विभिन्न पहलुओं पर एक रिपोर्ट पेश की गई। इसके बाद सन 1974 में एक पांडिचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। कृषि विज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया जाता है भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, या उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। ये क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र KVK कृषि ज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रतिभूत स्पॉन्सर्ड किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक खेती हेतु प्रशिक्षण देना व युवा किसानों को शिक्षा देना होता है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सामुदायिक विकास किनकी जन्म स्थिति पर प्रारंभ हुआ। यानी जो CDP था वो किनकी जन्म तिथि पर प्रारंभ किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर विवेकानंद जी, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये महात्मा गांधी की जन्म तिथि के द्वारा। तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी राइट इसका ऑप्शन है। याद रखिएगा। योजना आयोग की स्थापना 1951 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के संदेश को ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए 2 अक्टूबर 1992 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई। CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फिसलकर आयोग व ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी की संतुष्टि के आधार पर हुई। 2 अक्टूबर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस होता है। ये आपको हम सबको पता है इस चीज़ के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कठिया गेहूं की प्रजाति है। ये याद रखिएगा। कठिया गेहूं की प्रजाति कौन सी है, तो कठिया गेहूं की प्रजाति है PBW 215, या NW 2036, या PBW 343, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका कठिया गेहूं को कोई प्रजाति इसमें नहीं दी गई है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो ट्रिटिकम ड्यूरम जो कठिया गेहूं का वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम होता है, इसको मैक्रोनी के नाम से भी जाना जाता है इस गेहूं को।
और यह गेहूं की बहुत पुरानी प्रजाति है जिसकी खेती समिति सिंचाई तथा सूखा क्षेत्र में अच्छी होती है। इस गेहूं का उपयोग सूजी, सेवनी, स्पेगेटी, वर्मीसेली बनाने में होता है। इसकी प्रमुख जातियां मल्लिका व HD 43, 30, जयराम, मेघदूत आदि जो क्या है इसकी प्रजातियां हैं। इसमें कौन कौन सी प्रजाति आ जाएंगी आपकी? मालविका, HD 45, 30 और जयराम और तथा मेघदूत, ये क्या है इसकी कठिया गेहूं की ये प्रजातियां हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, IADP किस वर्ष प्रारंभ किया गया? IADP किस वर्ष इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो IADP किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये 1961 में इसका शुभारंभ किया गया। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डिटेल इसका क्या है कि जो IADP 1961 में चालू हो गया, IAAP 1964 से 1965 के बीच ये स्टार्ट किया गया, और जो HYVP हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम जो है वो 1965 से 66 में चालू किया गया, जब इसके बाद हरित क्रांति आई थी। और प्रशिक्षण एवं भेंट व्यवस्था TM ट्राई एंड विजिट सिस्टम 1973 में, और IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो ये 1980 में इसका स्थापना हुई और ये स्टार्ट किया गया प्रोग्राम। ठीक है, चलिए इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है वो है सामाजिक वानिकी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मनरेगा का, या जवाहरलाल रोजगार योजना का, या फिर IRDP का, या फिर ADP का। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है C ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं इसके बारे में। जो है समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP 2 अक्टूबर 1980 को उत्तर प्रदेश में लागू की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यह संकल्पना है कि ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग के लिए अतिरिक्त रोजगार की सुविधाएं सृजित हुई, और इसके अंतर्गत भूमि सुधार, डेयरी फार्म, संकर बछियों के लिए फीड पर अनुदान, भेड़, बकरी, सुअर, कुक्कुट, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, उद्यान कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी, रेशम उत्पादन आदि ग्रामीण उद्योग व्यवसाय आदि कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई। यानी किसके अंतर्गत? IRDP के अंतर्गत इसकी स्थापना, इसका शुभारंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 1980 यानी 1980 में इसका शुभारंभ किया गया, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कैंट किसकी प्रजाति है? गेहूं की है, या फिर जौ की है, या फिर बरसीम की है, या फिर जई की है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा जई। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? जई है। तो जई की एक उन्नत उत्तर प्रदेश के मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र में उगाने के लिए उत्तम किस्म है, ये याद रखिएगा। जो जई है, जो उत्तर प्रदेश का मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र है, तो उसमें इसको जई को उगाया जाता है। यह 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह गेहूं, रस्ट तथा झुलसा रोग की अवरोधी है। लगभग 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर चारा मिलता है इससे। और अन्य किस्म कोचमैन, जो अन्य किस्में हैं कोचमैन हो गई UPO 94 और या फिर UPO 50, ब्रैंकर 10, अल्जीरिया 19 इत्यादि इसकी प्रजातियां हैं, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतवर्ष में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? जो भारतवर्ष में कृषि जलवायु संख्या है वो है 15, ये याद रखिएगा आप लोग। तो भारत में योजना आयोग के अनुसार कुल 15 कृषि जलवायु कृषि क्षेत्र हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। जो ICR के अनुसार 131 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ICR के अनुसार कितने हैं? ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ है, क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। ICR के अनुसार 131 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। और जो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो कितने हैं? 9 है, ये याद रखिएगा आप। जो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 9 हैं। अब पूरे भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 15 हैं, याद रखिएगा 15 है। और जो ICR के द्वारा ICR ने कृषि जलवायु क्षेत्र दिया है वो 131 उसके अनुसार ICR के अनुसार है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की फसल में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। यानी जो भारत की एक फसल है उसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है। कोई भी फसल है उसमें 120 किलो हमें नाइट्रोजन देना है, जिनमें किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़े। कितने किलोग्राम यूरिया को छिड़केंगे जिससे 120 किलोग्राम नाइट्रोजन पहुँच जाएगी, उसको खेत एब्जॉर्ब कर लेगा, फसल एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब कैसे किया उन्होंने, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जो यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, हम सबको पता है, इसलिए 46 किलोग्राम नाइट्रोजन उपलब्ध है कितने 100 किलोग्राम यूरिया में, ये हमें पता है। जो जब 100 किलोग्राम यूरिया उपलब्ध है, वो 100 किलोग्राम यूरिया में 46% यानी 46 किलोग्राम नाइट्रोजन उपलब्ध है। अब हमें कितना देना है, 120, और 1 किलोग्राम नाइट्रोजन उपलब्ध होता है तो 100/46 हो गया, ये हो गया, ठीक है। 120 किलोग्राम हमें नाइट्रोजन देना है, उपलब्ध है, हमें देना है उसमें खेत में, तो 100/100/46 इंटू 120 बराबर 260 किलोग्राम यूरिया हमें उसमें खेत में छिड़कनी पड़ेगी, ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ेगी, तभी हमारा ये रेशियो एक निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अच्छा सवाल था, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा खाद बायो फर्टिलाइजर, निम्नलिखित में कौन सा खाद बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत रखा जाता है। गोबर खाद हो गई, या फिर हरी खाद हो गई, या फिर कंपोस्ट खाद हो गई, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी खाद हो गई। इनमें से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बायो फर्टिलाइजर, वो हो ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर के रूप में निम्न का उपयोग किया जाता है। पहला, राइजोबियम दलहनी फसलों में प्रयोग किया जाता है, याद है हमको सबको। नील हरित शैवाल, यहाँ पे मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, तो नील हरित शैवाल, जो नील हरित शैवाल है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी धान में प्रयोग किया जाता है। वह अन्य एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम व फास्फेट घोलक इत्यादि जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि भैया आप बताइए कि जो जैव उर्वरक हैं, जैव उर्वरक के कौन कौन से जैव उर्वरक हैं फर्टिलाइजर हैं, तो उनमें से आपका पहला आ जाएगा आपका राइजोबियम हो गया, BGA हो गया जो धान में प्रयोग किया जाता है, राइजोबियम आपका दलहनी फसलों में प्रयोग किया जाता है, एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरिलम हो गया, फास्फेट हो गया। ये सब क्या क्या होते हैं, जो एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है और फास्फेट, ये सब घोलक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, स्प्रे किए जाते हैं खेतों में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में गन्ने की औसतन उपज कम होने का कारण क्या है। जलवायु में विविधता, या फिर मृदा उर्वरता, या फिर जलवायु की दशा, या फिर फसल प्रबंध, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो जो दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में गन्ने की औसतन उपज कम होने का कारण जलवायु की दशा है। इस दशा के अनुसार ही दक्षिण भारत मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक में गन्ना की फसल अर्धसाली के रूप में की जाती है तथा कटाई 18 मई के बाद की जाती है, जो क्या है दक्षिण जो साउथ एरिया है, और जिसमें से वनस्पति वृद्धि ज़्यादा होती है, जिसमें से उत्पादकता अधिक होती है। अर्धसाली गन्ने की बुआई जून जुलाई तथा कटाई अगले साल दिसंबर जनवरी में की जाती है, याद रखिएगा आप लोग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो अर्धसाली गन्ने की जो बुआई होती है वो जून जुलाई में होती है, और जो कटाई की जाती है वो क्या होती है, दिसंबर जनवरी में इसकी कटाई की जाती है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो फेलेरिस माइनर होता है वो खरपतवार किस फसल से संबंधित है। जो फेलेरिस माइनर वो हम सबको पता है कि गेहूँ का मामा या फेलेरिस माइनर। चलिए देखते हैं कुछ खरपतवारों के नाम भी और देखते हैं अच्छे से। क्या है कि जो पहला है जौ और गेहूँ। जौ और गेहूँ में कौन कौन से खरपतवार लगते हैं। जौ और गेहूँ में भथुआ हो गया, गेहूँ सा हो गया, जंगली जई हो गई, चटरी हो गई। और जो धान में जो खरपतवार मुख्य खरपतवार होते हैं, मोथा हो गया, जंगली हो गई, और जंगली धान हो गया, और भांगरा हो गया, और बनरा हो गया, और सेवई हो गई। जो बरसीम होती है, बरसीम में वो कौन कौन से खरपतवार लगते हैं। बरसीम में लगते हैं आपका कासनी हो गया, दूब घास हो गई, मोथा हो गया, और कटीली हो गई। और जो तंबाकू में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो तंबाकू में कौन सा वीड यानी खरपतवार परेशान करता है तंबाकू की फसल को, तो जो क्या है ओरोबैंकी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंध 5 किस फसल की प्रजाति है। सुगंध 5 क्या है, धान की एक प्रजाति है, याद रखिएगा आप लोग, धान की एक प्रजाति है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं।
पूसा सुगंधा, पूसा सुगंधा और हरियाणा बासमती, ये एक ही वैरायटी है। सेमी ड्वार्फ ज़्यादा उत्पादन वाली सुगंधित बासमती धान की उत्तम प्रजाति है, याद रखिएगा आप लोग। अन्य जो किस्में हैं पूसा बासमती, जया, IR8, IR24, रत्ना, जलमग्न, वृद्धि, लूनीश्री इत्यादि। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि जो अधिक जल में उगाई जाने वाली जल, तो उसमें आ जाएगा जल निधि हो गई, जलमग्न हो गई, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी वैरायटी हैं जो अधिक जल में उगाई जा सकती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या है आपका? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम, या ट्राइफोलियम रैपिनस, या ट्राइफोलियम प्रोटेंस, या ट्राइफोलियम इनकार्नेटम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसका डिटेल। तो इसकी डिटेल ये है कि बरसीम में जो बरसीम का साइंटिफिक नेम होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम होता है। और कौन सी कुल से संबंध रखता है? फेबेसी कुल से संबंध रखता है। जो लुसर्न होती है, जो लुसर्न का साइंटिफिक नेम होता है वो मेडकागो सटाइवा होता है, फेबेसी कुल से ये भी संबंधित है। जो ग्वार होता है, ग्वार का साइमोपिस और टेट्रागोनलोबा इसका साइंटिफिक नेम होता है। और ढैंचा का सिस्बेनिया एकुलेटा, तो इसका क्या होता है? वनस्पतिक नेम होता है। जूट का जो होता है कार्कोरस स्पीसीज, जिसका जूट का वनस्पतिक नेम होता है। इसकी जो फैमिली है वो टिलियेसी फैमिली, इसकी टिलियेसी फैमिली, याद रखिएगा। जो अरंडी है, तो अरंडी का रिकनस कम्युनिस, जो काफ़ी बार क्वेश्चन आया है ये अरंडी का, जो कि अरंडी का बोटेनिकल नेम और इसका कुल कौन सा होता है? तो रिकनस कम्युनिस U4BAC, याद रखिएगा आप लोग। रिकनस कम्युनिस और फैमिली कौन सी है? U4BAC। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धान में अधिकतम कल्ले बनने एवं बाल शुरू होने के बीच का समय क्या कहलाता है? इसको क्या कहा जाता है? ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ट्रांसप्लांटिंग अवस्था कहा जाता है, या सीडलिंग अवस्था कहा जाता है, या फिर वेजिटेटिव लेग लेस अवस्था कहा जाता है, या ट्रिलिंग अवस्था कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो, तो वेजिटेटिव लेग लेस अवस्था यानी स्टेज कहा जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे डिटेल कुछ देखते हैं इसके बारे में। धान में अधिकतम कल्ले बनने एवं बाल शुरू होने के बीच की अवस्था को वेजिटेटिव लेग फेज कहते हैं। इस अवस्था में पौधे की वनस्पति वृद्धि बढ़ती है। सीडलिंग क्या है? ट्रांसप्लांटिंग, टिलरिंग और वनस्पतिक लेग अवस्था। जो ये एक जो धान का बोने का वो शेड्यूल है वो दिया गया है। पहला सीडलिंग करेंगे, फिर इसके बाद ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, फिर ट्रांसप्लांटिंग के बाद टिलरिंग अवस्था आती है, फिर इसके बाद वनस्पति लेग अवस्था आती है, फिर इसके बाद पेनिकल फूल बनता है, फिर दाना बनता है, फिर दानों का क्या हो जाता है? मैच्योर यानी पक जाता है एक तरीके से। ये क्या होती है? धान की एक शुरुआती धान का वो होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो आपका, उत्तरी मैदान में आलू की मुख्य फसल बुआई का समय क्या है? अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा, अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा, नवंबर का प्रथम पखवाड़ा, या नवंबर का द्वितीय पखवाड़ा, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो इसका डिटेल है, उत्तरी भारत में आलू की बुआई अगेती क्या है? उत्तरी भारत में आलू की बुआई 25 सितंबर से 10 अक्टूबर, और स्पेसिंग कितनी रखी जाती है? कितनी? 45 × 15 सेंटीमीटर। और मुख्य फसल जो होती है वो 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक द्वितीय पखवाड़ा में बोया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों पर घाटियों में फरवरी तथा ऊंचाई मार्च में की जाती है। अप्रैल में बुआई की जाती है। बोने का गहराई कितनी होती है? 6 से 8 सेंटीमीटर होती है। बीज की मात्रा कितनी होती है? 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। उर्द की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन से खरपतवारनाशी की संतुष्टि की गई है? ये हमको देखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लूक्रोलिलेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इसके थोड़ा डिटेल देखते हैं। जो दलहनी फसल में सोयाबीन, अरहर, उर्द, मूंग, लोबिया, चना और मटर में मुख्य खरपतवारनाशी के रूप में पेंडीमेथिलिन व क्लोरेलिन की 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा और याद रखिएगा। जो मुख्यतः दलहनी फसल होती है उनमें पेंडीमेथिलिन और क्लोरेलिन इसका प्रयोग किया जाता है। कितनी मात्रा इसकी प्रयोग की जाती है? 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग किया जाती है। और फिर इसमें मक्का में एट्राजिन व गन्ना में प्रयोग किया जाता है।
जो एट्राजन है मक्का में प्रयोग किया जाता है, वो गन्ना में एट्राजन का प्रयोग किया जाता है। जो 2,4-D है वो गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी के रूप में वो प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मक्का की बुआई 50 × 20 सेंटीमीटर पर करने पर प्रति हेक्टेयर कितने पौधे होंगे? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख पौधे। तो इसको कैसे निकालते हैं, अब थोड़ा इसके बारे में विषय में देखते हैं। तो पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर जिसका सूत्र होता है, और 10,000 मीटर स्क्वायर बटे पौधे के बीच की दूरी मीटर स्क्वायर में। तो पौधे की कितनी 10,000 हो गया, और पौधे के बीच की दूरी कितनी है 50 × 20 बटे 10 × 10 मीटर स्क्वायर। इसका जो आंसर आ जाएगा 1 लाख पौधे, इसका आंसर आ जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हरी खाद के लिए कौन सी फसल प्रयोग में लाई जाती है? हरी खाद के लिए मुख्यतः ढांचा प्रयोग में लाई जाती है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए हरी खाद के लिए सबसे डिटेल देखते हैं। हरी खाद के लिए सबसे मुख्य फसल सनई व ढैंचा है, ये याद रखिएगा। हरी खाद के लिए सबसे मुख्य फसल कौन सी है? सनई और ढैंचा है। ढैंचा 76 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है, ये याद रखिएगा। जो ढैंचा है वो पौधों जो सॉइल है, सॉइल में या पौधों में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन को उपलब्ध कराता है फसल में, जो फ्यूचर में फसल लेनी होती है, तो उसको में कितना 76 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। वहीं सनई ज़्यादा 82.50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर उपलब्ध करवाती है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ऊसर प्रभावित क्षेत्र के लिए उपरोक्त धान की किस्म है, कौन सी है? CSR 13। तो धान की ऊसर प्रभावित क्षेत्रों की प्रजातियों साकेत 4, ऊसर 1, पूसा 221, झोना 339, जया IR 24, CSR 13 और ऊंची भूमि के लिए N22, बाला कावेरी पूसा 202, बैक्टीरिया लीफ रोधक गोविंद प्रसाद सरजू 52, पंथ धान 4 IR 20। ये आपकी क्या है? प्रजातियां हैं। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रक्षेत्र वाला फसल चक्र कौन सा है? धान गेहूँ, बहुत क्वेश्चन बार आया है, मक्का सरसों, बाजरा गेहूँ या ज्वार चना। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो धान गेहूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र धान गेहूँ है। इसकी फसल चक्र गहनता 200% होती है, ये याद रखिएगा आप लोग। धान और गेहूं की जो फसल चक्र सघनता है वो उसकी कितनी सघनता होती है? 200% इसकी सघनता होती है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। मक्का, आलू, गेहूं, मूंग फसल चक्र एक उदाहरण है, किसका है? अंतः फसल का है, रेले फसली का है, या फिर समांतर फसली का है, या उपरोक्त में से कोई किसी का नहीं। तो ये क्या है? रेले फसली का है, यानी रेले क्रॉप्स का इसका ये उदाहरण है। जो इसमें दिया गया है रिले क्रॉपिंग, तो अनुपद सस्यन रिले क्रॉपिंग में पूर्ववर्ती फसल के कटने से पहले ही आगामी फसल के काटने से पहले ही आगामी फसल को लगा देना, यानी कोई भी फसल लगी हो उसके कटने से पहले ही उसको अपनी नई फसल को बो देना, लगा देना, वो क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग कहलाता है, रिले रेस कहलाता है। जैसे हो गया आपका मक्का, आलू, गेहूँ और मूंग फसल जिनकी चक्र सघनता 400% होती है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा होती है 8% होती है, 12% होती है, या फिर 16% होती है, 20% होती है। जो सिंगल सुपर फास्फेट SSP में होती है वो 16% P2O5 यानी फास्फोरस इसमें पाई जाती है। जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 12%। ठीक है, और नो सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी 16%। सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस पाई जाती है इसमें, और डबल सुपर फास्फेट में 32% फास्फोरस पाई जाती है, और ट्रिपल सुपर फास्फेट में 48, और जो हो गया क्या है कि DAP में कितने परसेंट पाई जाती है? DAP में जो होता है नाइट्रोजन 18% नाइट्रोजन पाई जाती है, और 46% PTO5 यानी फास्फोरस पाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो, आज की वीडियो कैसी लगी, और अपना सजेस्ट करें कि किस टाइप की मैं वीडियो लेके आऊँ जो आपको और इंटरेस्टिंग बनाए। जहाँ तक मेरी कोशिश रहती कि मैं आपको एक ऐसा मटेरियल उपलब्ध कराऊं जो ऑलवेज़ और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आ सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।